देखिए। अफगानिस्तान में खौफनाक जलजला, हर तरफ तबाही का मंजर, कई गांव मुकम्मल तौर पर तबाह, तूफानी बारिश से सर्च ऑपरेशन और इमदादी कार्रवाइयां मुतासिर, 1000 अफराद हलाक, 1500 जख्मी, अमवात की तादाद में इजाफे का खदशा। पक्तिका में सबसे ज्यादा हुआ है नुकसान। अफगानिस्तान में गुज़िश्ता रोज आने वाले खौफनाक जलजले से हर तरफ तबाही का मंजर है। 6.1 की शिद्दत से आए जलजले ने मिट्टी और पत्थर से बने मकानात को मलबे में तब्दील कर दिया। सैकड़ों अफराद ताहाल मलबे तले दबे हैं। कई गांव मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। सड़कें बंद हैं, मोबाइल टावर काम नहीं कर रहे हैं। अफगानिस्तान के सूबे पक्तिका के बाज़ हिस्सों में ताहाल सर्च ऑपरेशन और इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं, लेकिन तूफानी बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में बेहद मुश्किलात पेश आ रही हैं। जलजले से मुतासिरा खानदानों ने सारी रात बारिश के बावजूद खुले आसमान तले गुजारी। बारिश के सबब इमदादी कारकुनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जलजला ज़दा इलाकों में पहाड़ी चट्टानें और मिट्टी के तूदे गिरने से इमदादी सरगर्मियों में रुकावटें पैदा हो रही हैं। इमदादी कारकुन मुतासिरा इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचे, जबकि दूर दराज इलाकों में जख्मियों और लाशों को हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान की सरहद के साथ वाक़े पक्तिका सूबे में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, जहां कम से कम 1000 अफराद मारे गए। पक्तिका सूबे में बड़ी तादाद में जाबहक हुए अफराद की तदफीन का सिलसिला जारी है। जख्मियों की तादाद 1500 से जायद है, जिसमें से अक्सर की हालत नाजुक है। बुध को आने वाले तबाहकुन जलजले में जाबहक होने वाले अफराद की तादाद बतदरीज बढ़ रही है, क्योंकि दूर दराज पहाड़ी इलाकों तक रसाई मुश्किल थी। इत्तलात के मुताबिक जलजले का मरकज जुनूब मशरक़ी शहर खोस्त से 44 किलोमीटर दूर था। जलजले के झटके अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल, पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और भारत में महसूस किए गए। अफगान अवाम पहले ही बहुत से मसाइब और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। यहाँ गुर्बत इस वक्त उरूज पर है और मुल्क कई दहाइयों से तनाज़ात का शिकार है। गुज़िश्ता बरस जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो कई ममालिक ने तरक्याती इमदाद बंद कर दी थी, और ऐसे में यहाँ मौजूद कम वसाइल और कमज़ोर सहूलियात इस तबाही का मुकाबला करने और इसमें मदद फराहम करने के काबिल नहीं हैं। जलजला मुतासरीन की मदद के लिए तालिबान हुकूमत ने आलमी इदारों से इमदाद की अपील की है और कहा है कि वो मुतासरीन की मदद के लिए पहुँचें और आलमी पाबंदियों की सूरत में अफगान हुकूमत पर आयद पाबंदियों को ख़त्म करें। अफगानिस्तान अभी तक जलजलों और दीगर कुदरती आफात से बचाव के लिए कोई ख़ास इक़दामात नहीं कर सका है। ऐसे में जब आफात आती हैं तो मुल्क के लिए उनसे निमटना बहुत मुश्किल हो जाता है। अफगानिस्तान के देही इलाकों में ज़्यादातर मकानात मिट्टी के बने हैं, जो जलजले के झटके बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वहाँ ज़्यादा नुकसान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अमरीकी कानूनसाज इल्हान उमर ने अमरीकी पार्लियामेंट में हिंदुस्तान मुखालिफ करारदाद पेश की है, जिसमें यह मुतालबा किया गया है कि मजहबी और सकाफती अक़लियतों के खिलाफ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और भारत को बाज़ाब्ता तौर पर खुसूसी तशवीश वाले मुल्क के तौर पर नामजद किया जाना चाहिए। इल्हान उमर ने अपने करारदाद में महकमा खारजा पर जोर दिया है कि वो भारत को मजहबी आज़ादी की संगीन खिलाफ वर्जी करने वाला मुल्क करार दे। इल्हान उमर डेमोक्रेटिक के रुकन है। इस करारदाद को ऑल डेमोक्रेट नुमाइंदे राशिदा तैयब, जिम मैक गौरिन और जॉन वर्गास की भी हिमायत हासिल है। इल्हान उमर और राशिदा तलीब कांग्रेस में पहली मुस्लिम अमरीकी खवातीन हैं और वो दोनों दीगर मसाइल के अलावा दुनिया भर के मुसलमानों और उनको दरपेश चैलेंजेस पर दुनिया की तवज्जो मरकूज कराती रहती हैं। माजी में कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत को मनसूख करने के भारतीय हुकूमत के फैसलों पर भी इल्हान उमर अपनी आवाज बुलंद कर चुकी हैं।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स ममालिक ब्राज़ील, रूस, हिंदुस्तान, चीन और जनूबी अफ्रीका के एक वर्चुअल फोरम से खिताब करते हुए कहा कि ऐसे मुताद्दिद शोबे हैं जहां ब्रिक्स ममालिक के दरमियान ताउन के जरिए शहरियों को फ़ायदा पहुंचा है। ब्रिक्स यूथ समिट, ब्रिक्स स्पोर्ट, सिविल सोसाइटी की तंजीमों और थिंक टैंक्स के दरमियान राब्तों को बढ़ाकर हमने अवाम से अवाम के राब्ते को मजबूत किया। वहीं चीन के सदर शी जिनपिंग ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वह आलमी इक़्तिसादी बहाली और तरक्की की मुश्किलात के दरमियान मिलकर काम करें। 历史长河，时而风平浪静，时而波涛汹涌，但总会奔涌向前。尽管国际形势风云变幻，但开放发展的历史大势不会变，携手合作、共赢挑战的愿望也不会变。 और अब आइए नजर डालते हैं कि ब्रिक्स क्या है, इसका क़याम कब हुआ था और इसके क़याम का मकसद आखिर क्या कुछ था। ये रिपोर्ट देखिए। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के दरमियान ब्रिक्स वर्चुअल समिट का इनेकाद किया जा रहा है। इस बार चीन 23-24 जून को ब्रिक्स सरबराही इजलास की मेजबानी कर रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, तिजारत, खुराक और तवानाई की हिफाजत और आलमी मईशत में ताउन 14वीं ब्रिक्स सरबराही इजलास के एजेंडे में सर फहरिस्त होने की तवक्को है। साथ ही ब्रिक्स की तौसी पर भी इस कॉन्फ्रेंस में बात होने की उम्मीद है। इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी भी शिरकत कर रहे हैं। चीन ब्रिक्स को वुसअत देने का ख्वाहिशमंद है और रूस ग्रुप में अपने नए मेंबरान को शामिल करने के चीन के इक़दाम की हिमायत करता है। इस बार यूक्रेन रूस जंग, आलमी इक़्तिसादी बहरान के पेश नज़र ब्रिक्स सरबराही इजलास को बहुत अहम समझा जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि क्या है ब्रिक्स। दुनिया की 5 बड़ी उभरती हुई मईशतों की तंजीम का नाम ब्रिक्स है। इस तंजीम में ब्राजील, रूस, हिंदुस्तान, चीन और जनूबी अफ्रीका शामिल है। ब्रिक्स दुनिया की सरकर्दा उभरती हुई मईशतों में से एक के तौर पर जानी जाती है। ब्रिक्स सरबराही इजलास की सदारत हर साल उसके रुकन ममालिक करते हैं। 5 ममालिक में से हर एक बारी बारी हर साल इस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करता है। इस बार वर्चुअल समिट का इनेकाद किया जा रहा है और चीन इसकी मेजबानी कर रहा है। अब आइए एक नजर डालते हैं ब्रिक्स का क़याम कब हुआ और आगाज में कितने ममालिक पर यह मुश्तमिल तंजीम थी। जून 2006 में ब्रिक्स का क़याम अमल में आया। इससे पहले इसमें 4 ममालिक शामिल थे जिनसे इसका नाम ब्रिक था। इब्तदाई तौर पर इसमें ब्राजील, रूस, हिंदुस्तान और चीन शामिल थे। साल 2000 में जनूबी अफ्रीका ने भी इस तंजीम में शमूलियत इख्तियार की, जिसके बाद इस तंजीम का नाम बदल गया और ये ब्रिक्स से ब्रिक्स में तब्दील हो गया। पहली ब्रिक्स सरबराही कॉन्फ्रेंस साल 2009 में मुनक्किद हुई थी। ब्रिक्स एक कसीरुल जहती फोरम है जो दुनिया की 5 अहम उभरती हुई मईशतों पर मुश्तमिल है, जिसमें दुनिया की 41% आबादी, आलमी जीडीपी का तकरीबन 24% और आलमी तिजारत का 16% हिस्सा शामिल है। ब्रिक्स सरबराही इजलास में इलाकाई मसाइल के साथ साथ आलमी मसाइल पर भी बातचीत होती है। ब्रिक्स का बुनियादी मकसद रुकन ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में बाहिमी फायदेमंद ताउन को आगे बढ़ाना है। इस प्लेटफॉर्म पर मौसमियाती तब्दीली, दहशतगर्दी, आलमी तिजारत, तवानाई, इक़्तिसादी बहरान जैसे उमूर पर तबादला ख्याल किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और अब खबर पाकिस्तान से है, जहां की माशी हालत मुसलसल ख़राब हो रही है। नकदी की कमी का शिकार पाकिस्तान को इस सूरत हाल से निपटने के लिए बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड के साथ कर्ज के मुआहदे पर रजामंद होना पड़ा है। इसका नतीजा निकला कि कर्ज के मुआहदे के तहत वो चीन से $2.3 बिलियन का कर्ज हासिल कर सकेगा। ये खबर पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से सामने आई है। मुल्क में कम होते नकद ज़खायर से निपटने के लिए पाकिस्तान को चंद दिनों में चीनी बैंकों से $2.3 बिलियन अमरीकी का कर्ज मिलने की उम्मीद है।
पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक पाकिस्तान को शदीद माली बहरान का सामना है और इस मामले में ये नई बात पाकिस्तान की जानिब से बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड के साथ मुआहिदा करने की खबरों के बाद सामने आई है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान कर्ज का ये मुआहिदा इन खबरों के दरमियान भी सामने आया है कि पाकिस्तान आंखें बंद कर श्रीलंका के उस रास्ते पर चल रहा है जिसकी वजह से ये मुल्क चीनी कर्जों के जाल में फंस गया था। हालिया अरसे में इजराइल और तुर्की अपने कशीदा ताल्लुकात को बेहतर करने में जुटे हुए हैं। इजराइल के वज़ीर ख़ारजा ने अपने तुर्की दौरे के दौरान तुर्की में इजरायली शहरियों के खिलाफ मुबैना तौर पर हमलों को नाकाम बनाने में तुर्क हुक्काम के ताउन पर उनका शुक्रिया अदा किया और खबरदार किया कि इजराइल ईरान से अपने शहरियों को लाहक खतरात के पेश नज़र खामोश नहीं बैठेगा। इस माह के शुरू में इजराइल ने एक इंतबाह जारी किया था जिसमें इजराइल ने अपने शहरियों से कहा था कि वो तुर्की का सफ़र करने से गुरेज करें और तुर्की में मौजूद इजराइलियों पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर वहां से चले जाएं। वार्निंग में कहा गया है कि इजरायली शहरी ईरानी हमलों का निशाना बन सकते हैं। We are confident that Turkey knows how to respond to the Iranians on this matter. For its part, Israel won't sit idly by when there are attempts to harm its citizens in Israel and around the world. Our immediate goal is to bring about calm that will enable us to change travel warning to Turkey. In recent weeks, the lives of Israeli citizens have been saved thanks to security and diplomatic cooperation between Israel and Turkey. Just today it was published the Turkish intelligence recently foiled an Iranian plot in Istanbul. And these efforts are ongoing. We are full of appreciation for the Turkish government for this professional and coordinated. जुमेरात को तेहरान में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान और रूस ने अमेरिका पर जोर दिया कि वो 2015 के जौहरी मुआहिदे पर वापस आ जाए। इस तारीखी मुआहिदे को मुश्तरका जामे प्लान ऑफ एक्शन का नाम दिया गया था। इस मुआहिदे के तहत ईरान को उसके जौहरी प्रोग्राम पर रोक लगाने के बदले पाबंदियों में छूट दी गई थी। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने कहा कि ईरान मुखालिफ गैर कानूनी पाबंदियों को हटाया जाना चाहिए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने तेहरान में अपने ईरानी हममनसब हुसैन अमीर अब्दुल्लेहान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। अमीर अब्दुल्लेहान ने कहा अमेरिका से मुतालबा किया कि वो हकीकत पसंदी से काम ले ताकि मुज़ाकरात के आखिरी मरहले तक पहुँच सकें। वाज़ेह कि अमेरिका ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान 2015 के जौहरी मुआहिदे की बहाली पर बातचीत महीनों से तातुल का शिकार है। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान तय पाने वाले जौहरी मुआहिदे से बाहर निकाला, पाबंदियां दोबारा लगाईं और 2018 में तेहरान के खिलाफ नए सख्त इक़दामात भी मुतारिफ करवाए थे। مذاکره برای لغو تحریم‌ها به ایستگاه‌های سخت و نزدیک به نقطه پایان خودش رسیده و گاهی اوقات ایجاب میکنه که ما توقفی چند روزه یا مدتی رو توقف در یک ایستگاه خاص رو در نظر بگیریم. Говорили мы, конечно же, и совместном всеобъемлющем плане действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Мы сейчас вместе с другими участниками, которые подписали этот план, предпринимаем уже достаточно длительное время усилия, нацеленные на то, чтобы исправить допущенную Соединенными Штатами ошибку. Я в этом убежден, когда США вышли из этой сделки, вышли из соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН, в очередной раз поправ свои обязательства по международному праву. Мы будем добиваться, чтобы СВПД был восстановлен исключительно в его изначальной конфигурации, как он был одобрен в 2015 году резолюцией Совета Безопасности ООН, без каких-либо изъятий, без каких-либо довесков. И чтобы все незаконные антииранские санкции, которые противоречат СВПД, были отменены. Надеемся, что Вашингтон сделает рациональный выбор, хотя уверенности окончательной в этом нет.
इन पर हमले को आज 17 हफ्ते हो चुके हैं। रूसी अफवाज पेदर पे यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ रही है। रूसी अफवाज यूक्रेन के मशरकी शहर सिवेरोडोनेस्क पर कई समतों से हमला कर रही है, क्योंकि यूक्रेनी जंगजू शहर के मरकज को वापस लेने के लिए लड़ रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीर से जाहिर होता है कि रूस बहर अस्वद में एस्निक आइलैंड पर अपने दिफा को मजबूत कर रहा है। इस पोजीशन को वो यूक्रेन के खिलाफ बहरी नाकाबंदी नाफिज करने के लिए इस्तेमाल करता है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की एक मुशीर ने कहा कि दोनेस्क और लिसिचांस्क के लिए लड़ाइयाँ खौफनाक मराहिल में दाखिल हो रही हैं। लुहांस्क के गवर्नर सेरी हेदाई ने कहा कि रूसी अफवाज ने लिसिचांस्क के करीब मजीद 2 देहातों पर कब्जा कर लिया है। रूस ने दावा किया कि यहां पर मौजूद यूक्रेनी अफवाज को घेर लिया गया है। यूक्रेनी हुक्काम ने बताया कि मंगल और बुध को खार्किव के इलाके में रूस की गोलीबारी में तकरीबन 25 अफराद हलाक हो गए। रूस के पड़ोसी मुल्क लिथुआनिया ने अपने इलाके के जरिए रूसी इलाके कालिनिनग्राड तक रेल राहदारी पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है, जिसको लेकर रूस बेहद मुश्तइल है। रूसी वजारत खारजा ने कहा था कि लिथुआनिया नक्ल हमल पर आयद पाबंदी को फौरी तौर पर खत्म करे, वरना इसका सख्त जवाब दिया जाएगा। जबकि लिथुआनिया के सदर ने कहा कि हम इसके लिए तैयार हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रूस की अपने एक और पड़ोसी मुल्क से अनबन हो गई है। इस मुल्क का लिथुआनिया नाम है। लिथुआनिया ने रेलवे के जरिए रूस के शहर कैलिनिनग्रेड जाने वाले सामान पर पाबंदी लगा दी है। इसके बाद रूस ने खबरदार किया है कि ऐसा करने पर लिथुआनिया को ऐसा जवाब दिया जाएगा जिससे वहां के लोगों को तकलीफ होगी। इस पर लिथुआनिया ने जवाब दिया कि हम उसके लिए तैयार हैं। रूस ने लिथुआनिया को एक ऐसे वक्त में खबरदार किया है जब वो पहले ही 4 माह से यूक्रेन के साथ जंग में है। लिथुआनिया एक छोटा मुल्क है जिसकी आबादी सिर्फ 28 लाख है। इस मुल्क के पास सिर्फ 16,000 की फौज है, जबकि रूस के पास 10 लाख से ज्यादा फाल फौजी हैं। लिथुआनिया कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा था। 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद लिथुआनिया एक अलग मुल्क बन गया। 2004 में लिथुआनिया ने फौजी तंजीम नेटो में शमूलियत इख्तियार की। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन का आगाज 1949 में हुआ था। अमेरिका उसकी क़ियादत करता है। इस वक्त नेटो में 30 ममालिक शामिल हैं। अब बात रूस और लिथुआनिया के दरमियान झगड़े की। दरअसल कैलिनिनग्रेड एक सैंडविच की तरह है। उसके एक तरफ पोलैंड और दूसरी तरफ लिथुआनिया है। पोलैंड और लिथुआनिया दोनों नेटो के रुकन हैं। कैलिनिनग्रेड तक जो भी सप्लाई होती है वो लिथुआनिया से ही रेल के जरिए होती है। लिथुआनिया ने ये सप्लाई यूरोपीय यूनियन की पाबंदी की वजह से रोक दी है। इसके इसी कदम से रूस चिढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी निकोलाई पेट्रोशेव ने कहा कि वो जल्द ही इसका मुनासिब जवाब देंगे। मास्को में यूरोपीय यूनियन के सफीर ने कहा कि रूस को ऐसी बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए। लिथुआनिया के सदर ने कहा कि वो रूस की जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो नहीं समझते कि रूस उनके खिलाफ कोई फौजी कार्रवाई करेगा, क्योंकि वो नेटो का रुकन है। लिथुआनिया ये सब कुछ उस वक्त कर रहा है जब वो अब भी बिजली की फराहमी के लिए रूस पर बहुत ज्यादा मुनहसिर है। हालांकि गुज़िश्ता साल लिथुआनिया ने पोलैंड में पावर लिंक आलात नस्ब किए थे ताकि रूस से बिजली की कटौती की सूरत में ब्लैक आउट से बचा जा सके। देखना यह है कि दोनों ममालिक के बीच आई तलखी मुस्तकबिल में क्या सूरत इख्तियार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। यूक्रेन को बाज़ाब्ता तौर पर यूरोपीय यूनियन की रुकनीत का उम्मीदवार बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इस सिलसिले में यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं की ब्रसेल्स में एक अहम मीटिंग है। इतवार से मंगल तक 7 सरकर्दा इक़्तिसादी ताकतों का ग्रुप जर्मनी में अपना सालाना सरबराही इजलास मुनक्किद करेगा और इसके फौरन बाद नेटो के रहनुमा मैड्रिड में जमा होंगे और फिनलैंड और स्वीडन की रुकनीत पर गौर व खौज किया जाएगा।
वाज़ह है कि तुर्की, स्वीडन और फिनलैंड की रुकनीत की मुखालफत कर रहा है, इसलिए यूरोपीय ममालिक इस मामले पर भी तबादला ख्याल करेंगे। वहीं यूरोपीय यूनियन के मुतादिद सिफारतकारों के मुताबिक, जिन्होंने सरबराही इजलास से कबल बंद कमरे में होने वाली बातचीत के बारे में नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि यूक्रेन को मतलूबा मुत्तफ़िका मंजूरी मिल जाएगी। Is a day when we really should start negotiations on the accession negotiations of North Macedonia and Albania. We should really start to talk about granting visa liberalization to Kosovo. These are the points that I will make inside the summit, because this is a day when we also need to look at the Western Balkans as countries that are neighboring ours and countries that should find a place in the European Union, which is their home because they are neighbors to ours.